प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। तो अंग्रेजों का नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र। फ्रांसीसियों की कमर तोड़ने के उपरांत क्लाइव ने सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाने का निश्चय कर लिया। वह यह भलीभांति जानता था कि नवाब अंग्रेजों का दिल से शत्रु है। वह यह सही था कि नवाब अली नगर की संधि से प्रसन्न था। उसकी इस अप्रसन्नता की पुष्टि फ्रांसीसी अधिकार जीन लॉ ने भी की है। उसने लिखा है कि जब भी नवाब अंग्रेजों के विषय में बात करता तो उसके नेत्र क्रोध से लाल हो जाते थे। इसके अलावा नवाब दूरदर्शी था। वह जानता था कि अब अवसर मिलते ही अंग्रेज उसकी भी हैदराबाद के निजाम नासिर जंग जैसी दशा कर देंगे। कूटनीतिज्ञ क्लाइव नवाब के इन मनोगत भावों को भाप चुका था। धूर्तता तथा राजनीतिक कुचक्रों की रचना में वह महापारंगत था। अतः उसने नवाब के उच्च अधिकारियों को अपनी ओर मिलाना आरंभ कर दिया। नवाब के साथ विश्वासघात करने वालों में प्रमुख स्वर्गीय नवाब अली वर्दी खां का बहनोई मीर जाफर था। इस युद्ध में खलनायक की भूमिका उसी ने निभाई। अमीचंद के माध्यम से क्लाइव ने दूसरे महत्वाकांक्षी लतीफ खां को अपनी ओर मिला लिया। वह भी बंगाल का नवाब बनने का इच्छुक था। दुर्लभ राय, जगत सेठ, कृष्णचंद्र आदि हिंदू अमीर भी नवाब से बदला लेने की दृष्टि से अंग्रेजों से शामिल है। इन सब के स्वार्थ निसंदेह भिन्न थे। इन विश्वासघातियों में लतीफ खां और मीर जाफर प्रमुख थे। तो ये प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को। तो अंग्रेजों का सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र शुरू हो गया था, क्योंकि अलीनगर की संधि से कौन खुश नहीं था? नवाब खुश नहीं था। और नवाब को ये भी पता था कि मौका मिलते ही वह उसको गद्दी से हटा देंगे, हैदराबाद के नवाब की तरह करेंगे उसके साथ में। और इसके बाद पहले फ्रांसीसियों से कमर तोड़ी, उसके बाद सिराजुद्दौला को गद्दी हटाने का निश्चय कर लिया। तो नवाब अंग्रेजों से के विषय में बात करता तो उसके नेत्र क्रोध से लाल हो जाते थे। तो कूटनीतिज्ञ क्लाइव ने मनोगत धूर्त राजनीतिक कुचक्रों का सहारा लिया, मतलब उसने षड्यंत्रों का सहारा लिया। जितने भी उसके विश्वास पात्र थे उनको सबकी ओर मिलाने का उसने शुरू किया। तो सबसे पहले उसने मीर जाफर को अपनी तरफ मिलाया। फिर उसके बाद अमीर चंद के माध्यम से क्लाइव ने लतीफ खां को अपनी ओर मिला लिया। बंगाल के नवाब बनने का इच्छुक था, जो कि दुर्लभ राय, जगत सेठ, कृष्णचंद्र आदि हिंदू अमीरों ने भी नवाब से बदला दृष्टि से अंग्रेजों से जा मिले। तो सबसे प्रमुख कौन कौन थे इनमें से? लतीफ खां और मीर जाफर प्रमुख विश्वासघाती थे। लतीफ खां नवाब सिराजुद्दौला का नौकर था। हालांकि उसके नेतृत्व में 200 ही सैनिक थे, परंतु वह भी बंगाल का नवाब बनना चाहता था। नवाब के दरबार में उसका कुछ भी अस्तित्व नहीं था, परंतु बंगाल के सेठ उसके पीछे थे, क्योंकि नवाब का आर्थिक नुकसान करके सेठों का हित करता रहता था। अंग्रेजों ने उससे नवाब बनाने का वायदा किया था, परंतु उसे अपने पक्ष में अवश्य कर लिया था। मतलब सबसे सिराजुद्दौला का नौकर था लतीफ खां। केवल उसके बाद 200 सैनिक थे। वो बंगाल का नवाब बनना चाहता था। नवाब के दरबार में उसका कुछ भी अस्तित्व नहीं था, परंतु बंगाल के सेठ उसके पीछे थे, क्योंकि नवाब का आर्थिक नुकसान करके वो सेठों का हित करता रहता था। अंग्रेजों ने उसे नवाब बनाने का वायदा नहीं किया, परंतु अपने पक्ष में अवश्य कर लिया। मीर जाफर बंगाल की गद्दी का दूसरा आकांक्षी उम्मीदवार मीर जाफर था। यह नवाब सिराजुद्दौला का मीर बख्शी था। नवाब के दरबार में वह अपना दबदबा रखता था। कूटनीतिज्ञ क्लाइव ने मीर जाफर को अपनी ओर मिलाने के खास प्रयत्न किए। अंत में वह निम्न शर्तों के साथ अंग्रेजों का साथ देने तैयार हो गया। मतलब दूसरा बंगाली गद्दी का कौन सा आकांक्षी था? मीर जाफर था। और यह मीर बख्शी था किसका? सिराजुद्दौला का। और दरबार में अपना दबदबा रखता था। तो क्लाइव ने क्या किया? कूटनीतिज्ञता से अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न किया, और अंत में निम्न शर्तों के साथ वह तैयार हो गया अंग्रेजों का साथ देने। सिराजुद्दौला के स्थान पर मीर जाफर बंगाल का नवाब बनाया जाए। मीर जाफर नवाब बन जाने पर कंपनी की उन सुविधाओं में कोई कटौती नहीं करेगा जो नवाब सिराजुद्दौला उन्हें पहले ही स्वीकार कर चुका है। मीर जाफर ने नवाब बनाए जाने के उपलक्ष्य में 100 लाख रुपए कंपनी को, 50 लाख कंपनी के अधिकारियों को तथा 20 लाख हिंदू व्यापारियों को देने का वायदा किया। कलकत्ता की किलेबंदी में वह कुछ हस्तक्षेप नहीं करेगा। नवाब बनने के आकांक्षी मीर जाफर ने गुप्त रूप से क्लाइव और उसके सहयोगियों को भी धन देने का वचन दिया। मीर जाफर ने क्लाइव से यह भी वायदा किया कि नवाब बन जाने पर वह फ्रांसीसियों की समस्त बस्तियों को अंग्रेजों के हवाले कर देगा। इसके अलावा मीर जाफर ने क्लाइव को यह भी वायदा किया भविष्य में फ्रांसीसियों को बंगाल में बसने की आज्ञा नहीं देगा। मीर जाफर ने भी यह वचन दिया कि नवाब बनने के 30 दिन में वह इन शर्तों को पूरा कर देगा।
इन शर्तों के बदले क्लाइव ने वचन दिया कि कंपनी नवाब को सुरक्षा की गारंटी देती है, परंतु सैनिक कार्य होने पर खर्चे नवाब को वहन करने पड़ेंगे। इसके साथ ही क्लाइव ने स्पष्ट किया कि इन शर्तों को पूरा करने पर ही वह नवाब बनाया जाएगा। मतलब कंपनी और मीर जाफ़र के बीच समझौते हुए जिसमें निम्न शर्तें रखी गई। तो सबसे पहली शर्त क्या थी? सिराजुल के स्थान पर मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। मीर जाफ़र बन जाने में कंपनी की सुविधा में कोई कटौती नहीं की जाएगी। इसमें 100 लाख कंपनी को, 50 लाख कंपनी के अधिकारियों, 20 लाख हिंदी व्यापार रख देने का वायदा किया। कलकत्ता किलेबंदी में वो कुछ हस्तक्षेप नहीं करेगा। नवाब बनने के आकांक्षी मिर्जा गुप्त रूप से क्लाइव उसके सहयोग को धन देने का वचन दिया। तो ये सारे वचन देकर मिर्जाफ ने वचन दिया कि 30 दिन के अंदर ही वह शर्तों को पूरा कर देगा। इसके बाद ही क्लाइव ने उसको नवाब बनाने का वचन दिया। अमीचंद के साथ धोखा। तो मीर जाफ़र को क्लाइव ने अमीचंद एक सिख धनपति के माध्यम से अपने पक्ष में किया। हालांकि अमीचंद एक अमीर सेठ था, परंतु उसके धन की भूख भरी नहीं थी, इसलिए उसने यह संधि करवाई। परंतु हस्ताक्षर करने से पूर्व उसने कंपनी से 30 लाख रुपए की मांग की। पी रॉबर्ट्स का कहना है कि उसने नवाब के कोष का एक बड़ा भाग मांगा था। इसके साथ उसने यह भी धमकी दी कि यदि उक्त रकम नहीं दी तो इस षड्यंत्र का भंडाफोड़ कर देगा। इस धमकी से क्लाइव बड़े असमंजस में, क्योंकि वह इतना धन देना नहीं चाहता था। क्लाइव के साथ बंगाल परिषद भी बड़ी असमंजस में पड़ गई, परंतु इसके साथ ही अमीचंद ने यह कार्य करवाना भी चाहता था, अतः उसने बड़ी कूटनीति से कार्य किया। उसने उर्वरक मस्तिष्क से सठे सांठे समाचार के अनुसार कार्य किया। उसने दोहरी संधि तैयार की। वास्तविक संधि तो श्वेत पत्र पर तैयार की गई और अमीचंद को धन संबंधी मांग का उल्लेख नहीं किया। दूसरी झूठी संधि, उसने अमीर की धन संबंधी मांग का उल्लेख नहीं किया। दूसरी झूठी संधि लाल कागज पर तैयार करवाई गई। इसमें सेठ अमीचंद की शर्त का उल्लेख था। वाटसन ने झूठे संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, परंतु इस झूठे पत्र पर उसने या तो स्वयं ने हस्ताक्षर किए या लूसिंगटन से करवा ली। पी रॉबर्ट्स का कहना है क्लाइव ने उसे जाली हस्ताक्षर तैयार करा के चिपका दिया। इस दोहरी संधि का परिणाम यह निकला कि लालची विश्वासघाती अमीचंद को एक पैसा भी नहीं मिला। निसंदेह क्लाइव ने अमीचंद को धोखा दिया, यह उसका घृणित कार्य, परंतु अमीचंद का धन लेना कोई उचित कार्य था। अधर्म कार्य दोनों का ही था, परंतु V.A. स्मिथ का कहना है कि यह उस समय कोई अधर्म कार्य नहीं समझा गया, क्योंकि इस प्रकार के कार्य उस समय आम थे। इसलिए क्लाइव ने कहा कि प्यार और युद्ध में हर कार्य उचित है। क्लाइव के छल कर्म की इंग्लैंड में कभी आलोचना नहीं हुई। भारतवासियों ने क्लाइव के इस कार्य की अवश्य आलोचना आवश्यक है, परंतु इंग्लैंड में जब उस पर इस कारण अभियोग चलाया गया तो वहाँ की सरकार ने अनैतिक कार्यों को देश के हित में बताया। मतलब अमीचंद के साथ क्या धोखा किया? अमीचंद क्या कहता था, एक बड़ा भाग 30 लाख रुपए किससे मांगे? क्लाइव से मांगे इस संधि के बदले, है ना। परंतु क्लाइव ये देना नहीं चाहता, तो क्लाइव ने 2 तरह की संधि तैयार की, एक श्वेत पत्र पर, एक लाल। तो श्वेत पत्र पर वाटसन ने साइन करने से मना कर दिया, तो उसके जाली हस्ताक्षर करवाए गए। तो इस तरह से अमीचंद को धोखा दिया गया और उसको कोई भी धन नहीं मिला। समझते हुए उसे दंडित नहीं किया। इसके विपरीत लॉर्ड की उपाधि से अलंकृत किया गया, परंतु इंग्लैंड के हैरिस पोल ने इस पर निम्न टिप्पणी की। वह भारत में हमारे गवर्नरों से उनका अनुशासन कम सिखाया और मक्कारी दगाबाजी अधिक सीखी। इस षड्यंत्र के संपन्न हो जाने के उपरांत क्लाइव ने नवाब से झगड़ा मोल लेने का प्रयास करने लगा, परंतु जिस प्रकार के प्यार में प्रत्येक कार्य उचित है, उसी प्रकार आक्रांता का युद्ध का बहाना बनाना भी कोई विशेष कठिन कार्य नहीं था। अतः क्लाइव ने भी नवाब के पास एक पत्र 9 फरवरी को भेजा, जिस पर अलीनगर की संधि की शर्तों की अवहेलना का दोषारोपण किया। इससे पहले नवाब उस पत्र का उत्तर प्राप्त हो क्लाइव कलकत्ते से मुर्शिदाबाद की ओर सेना के साथ रवाना हो गया। अलीनगर की संधि। प्लासी के युद्ध के कारण क्या थे? अलीनगर की संधि का उल्लंघन। तो अलीनगर की संधि दोनों पक्षों में मजबूरी थी, फिर भी यह संधि ईस्ट इंडिया कंपनी के हित में थी। नवाब सिराजुद्दौला के किस प्रकार का लाभदायक नहीं थी। नवाब के अधिकारियों के सहयोग से अंग्रेजों द्वारा षड्यंत्र रचना। नवाब सिराजुद्दौला को आभास हो गया था कि वह उसके प्रमुख अधिकारी उसके विरुद्ध अंग्रेजों से साठगांठ कर रहे हैं। मीर जाफर के षड्यंत्र का भी उसे पता चल गया था, परंतु नवाब ने उसे दंडित न कर उसे अनुनय विनय की नीति अपनाई।
स्वयं ने मीर जाफर के चरणों में अपनी पगड़ी रख दी। उसने आपत्ति के समय स्वामी भक्ति में रहने का अनुरोध किया। मीर जाफर ने स्वामी शपथ लेकर नवाब को आश्वस्त किया। नवाब उस धूर्त कृतघ्न की बातों में आ गया और डॉक्टर मजूमदार का कहना है यदि नवाब उस समय मीर जाफर को बंदी बना लेता तो अन्य षड्यंत्रकारी भी शिथिल पड़ जाते। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी भावना। 15 जून 1757 को मीर जाफर व नवाब के बीच स्वामी भक्ति का समझौता था। उसकी जानकारी क्लाइव को मिल गई। इससे क्लाइव भयभीत हो गया। उसे आशंका हो गई कि मीर जाफर किस तरह स्वामी भक्ति की शपथ लेगा, परंतु अंग्रेज फ्रांसीसियों को फ्रांस साम्राज्य पर चलने को आतुर हो गए थे। उन्हें इस परिणामों की चिंता न करते नवाब से युद्ध करने की ठान ली। बंगाल में हिंदुओं का नवाब विरोधी होना, नवाब की फ्रांसीसियों के प्रति सहानुभूति, नवाब की हिंदू विरोधी नीति, अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करना। नवाब पर अलीनगर की संधि का दोषारोपण करते हुए 22 जून 1757 को क्लाइव 2000 सैनिकों के साथ मुर्शिदाबाद की तरफ रवाना हो गया। कटवा में उसे अपना पड़ाव डाला, परंतु उसी रात्रि चिंता हो गई क्योंकि मीर जाफर अपने वायदों के अनुसार कटवा में उसकी सेना में आकर सम्मिलित न हुआ। इसके विपरीत उसे खबर लगी कि मीर जाफर ने नवाब के समक्ष स्वामिभक्त रहने की 15 जून को शपथ ली थी। इससे क्लाइव असमंजस में पड़ गया। वह सैनिकों से राय लेने लगा कि नवाब से युद्ध किया जाए न जाए। सयारकुट ने युद्ध करने का प्रस्ताव का विरोध किया। क्लाइव ने इस कारण बड़े असमंजस में परिस्थिति में था। इसी अंतराल में मीर जाफर का पत्र मिल गया जिससे उसने नवाब पर शीघ्र आक्रमण करने का अनुरोध किया। पत्र मिलते ही उसने सैनिकों को प्रातःकाल नवाब की सेना पर आक्रमण करने का आदेश दिया। उसकी इस सेना में 800 यूरोपीय तथा शेष भारतीय थे। क्लाइव की सेना को राजधानी की तरफ बता देकर नवाब ने 50,000 सैनिकों की विशाल सेना के साथ में प्लासी के मैदान में आ डटा। निसंदेह नवाब की सेना क्लाइव की सेना से अधिक शक्तिशाली थी। नवाब की सेना में 18,000 अश्वारोही जबकि क्लाइव की सेना में बहुत कम घुड़सवार थे। तोपों की दृष्टि से भी नवाब अधिक बलशाली था। उसकी सेना में 53 तोपें जबकि अंग्रेजी सेना में कुल 10 तोपें थी। मीर जाफर स्वयं 45,000 सैनिकों के साथ आया। नवाब की विशाल सेना को देखकर भी क्लाइव के सैनिक भयभीत नहीं हुए क्योंकि मीर जाफर के 45,000 सैनिक युद्ध में सक्रिय होकर भाग नहीं ले रहे थे। 23 जून को प्रातः 9 बजे क्लाइव के आदेशानुसार उन्होंने नवाब की सेना पर धावा बोल दिया। प्रारंभ में भयंकर लड़ाई हुई। मीर जाफर, लतीफ यार, उधर दुर्लभ राय अपने सैनिकों के साथ तटस्थ बने रहे। उधर नवाब की तरफ मीर मर्दान मोहनलाल वीरता से युद्ध करते रहे। परंतु जब मीर मर्दान वीरगति को प्राप्त हो नवाब का अश्वाहत हो गया तो दुर्लभ राय ने आकर नवाब को सलाह दी कि युद्धभूमि से भाग जाए। नवाब अनुभवहीन युवक था। इस भयानक स्थिति से घबरा गया, युद्धभूमि से भाग गया। नवाब के युद्धभूमि भागते उसके सैनिकों में भगदड़ मच गई। विजयश्री की माला क्लाइव के गले में डाल दी। उधर भागता हुआ नवाब बंदी बना लिया गया। मीर जाफर के पुत्र मीरेन ने उसे हम लोग भेज दिया। इस प्रकार लड़ाई 2 बजे ही समाप्त हो गई। यद्यपि राजनीतिक दृष्टिकोण से प्लासी की लड़ाई को अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना गया है, सामरिक दृष्टि से नाटक मात्र था। अंग्रेजों के 23 सैनिक मारे गए, 49 घायल हुए। दूसरी तरफ नवाब के इस झड़प में 500 सैनिक मारे गए, लगभग इतने आहत हुए। स्वयं अंग्रेज अधिकारी मैलिसन ने स्वीकार किया कि इस लड़ाई में अंग्रेजों ने कोई वीरता ही प्रदर्शित नहीं की। इस लड़ाई के संदर्भ में मैलिसन ने लिखा, जिस प्रकार एक नवीन देश की खोज पर ध्वज फहराते हुए कुछ गोले छोड़े जाते हैं, उसी प्रकार बंगाल में ब्रिटिश आधिपत्य के समय प्लासी में यूनियन जैक के समान कुछ गोले छोड़े गए। लड़ाई की समाप्ति पर मीर जाफर क्लाइव से मिलने आगे बढ़ा, परंतु इस समय उसकी चाल में गरिमा नहीं थी जो एक भावी नवाब की चाल में होनी चाहिए। अपनी लज्जाजनक भूमिका के प्रति जागरूक होने के कारण हृदय में आत्मसंशय, अविश्वास के भाव उत्पन्न हो गए जो आगे बढ़ने में बाधक रहे। किंतु क्लाइव ने अभिवादन किया। मुर्शिदाबाद से 25 जून को उसका राज्याभिषेक किया। तो ये प्लासी का युद्ध था जो कि भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है।